Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DU, LLB, LLM, NLS एट अनदर लॉ इंटरेस्ट टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का क्विज का क्वेश्चन है, कल मैंने जो कुछ पूछा था उसका आंसर था 35 ईयर्स एंड नो लिमिट। आज हमारा जो क्विज का क्वेश्चन है वो ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब फ्रॉम कहाँ से इनिशिएट हो सकता है, नॉट द केस। तो ओनली लोकसभा, ओनली राज्यसभा, आइदर लोकसभा और राज्यसभा या ओनली लोकसभा विद प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसके जवाब दीजिएगा। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयू एलएलबी, एनएलएसएट, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज, मॉक टेस्ट एंड आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे डेमो क्लासेस भी हैं एंड इसमें इनरोलमेंट का प्रोसीजर भी है। कोई डाउट है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अभी देखो आगे बढ़े ना, उससे पहले आपका मैं ध्यान थोड़ा सा रशिया, स्वीडन, फिनलैंड, नेटो, यूएस की तरफ ले जाना चाहता हूँ। एक आपको डायनेमिक समझाऊंगा, उसके बाद हम आएंगे आज की न्यूज़ के ऊपर। देखो अभी हो क्या रहा है, आपको क्या लग रहा है कि फिनलैंड एंड स्वीडन जो है वो नेटो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसके पीछे मेन कारण क्या है? ये तो बता रहे हैं कि यार हमें रशिया से डर लग रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि रशिया ने जो यूक्रेन के साथ किया है कल को हमारे साथ भी कर सकता है। रशिया देखो इनसे एक ही चीज कह रहा है कि डू नॉट ज्वाइन नेटो, डू नॉट ज्वाइन नेटो, लेकिन ये लोग उस बात को नहीं सुन रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने नेटो को जो है ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल मंजूरी दे दी है। यूएस भी इनको मिलाने में लगा हुआ है। अब देखो ये पूरा मसला क्या है, क्या चल रहा है एक्चुअली में ना। देखो फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, यूएस, अभी जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये सब लोग एक पॉलिटिकल पार्टी विचारधाराओं के हैं। आप काइंड ऑफ इनको लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में जोड़ सकते हो। और लेफ्ट विंग में देखो ना, अब जो लेफ्ट विंग है ना वो पहले जैसा कम्युनिज्म नहीं रहा है। पहले क्या होता था कि उसमें भाई जो बिजनेस मॉडल होता था वो भी कम्युनिस्ट चलता था, बट अब वो वहां पे ये लोग कैपिटलिज्म ले आए हैं, जैसे इसको नियो मार्क्सिस्ट बोलते हैं। इतना मत समझो, नहीं समझ पाओगे। बट अभी क्या होता है ना, जैसे कैपिटलिज्म भी रहता है लेकिन विचारधाराएं या जो चीजें होती हैं वो कम्युनिज्म पे चलती हैं। तो ये लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे सब जगह हैं और यूएस जो है ना कहीं भड़का रहा है फिनलैंड और स्वीडन को अपने में मिलाने के लिए। और ऐसी बात नहीं कि फिनलैंड ने स्वीडन आज से ही नेटो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बहुत पहले से जा रहे हैं। लेकिन वो जो है ना न्यूट्रल रहते थे, क्योंकि रशिया उनसे कहता था कि भैया तुम नेटो ज्वाइन मत करो। रशिया देखो ऐसा क्यों कहता है ना, बहुत ही सिंपल कंसर्न है। फिनलैंड जो है ना रशिया के साथ करीबन 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। कल को फिनलैंड अगर नेटो का पार्ट होगा तो नेटो के जो बेसेस है ना वो यहाँ बने होंगे। अब आप इसको इंडिया का एग्जांपल पे ले लो कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल बॉर्डर पे चाइना के ट्रूप्स आके बैठ जाएं, क्या हमें स्वीकार होगा? नहीं। सेम चीज यूक्रेन करने वाला था और सेम चीज फिनलैंड में नेटो करता। तो रशिया जो है, अगर अब कल को आपको दिख जाए ना कि वॉर हो जाए फिनलैंड और रशिया के बीच में, तो आप इस पे बिल्कुल मतलब नजरअंदाज मत करिएगा या शॉक्ड मत होइएगा। ये जो है ना कराने की कोशिश यूएस कर रहा है। और अभी अगर ये रशिया ने यहाँ पे भैया अटैक कर भी दिया ना, तो यूएस मदद करने नहीं आएगा, उसे पैसे देगा और सप्लाई करेगा, क्योंकि इतनी जल्दी थोड़ा नेटो में जुड़ जाएंगे। जब तक समय लगेगा उतने में रशिया इन पे अटैक कर देगा। तो स्वीडन, फिनलैंड और यूक्रेन जो है ना, ये लोग एक्चुअली में नेशनल इंटरेस्ट के लिए इनके लीडर्स ने काम नहीं किया, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इनके लीडर्स ने काम किया है। और रशिया का जो कंसर्न है ना वो भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उसके बॉर्डर पे जो है वो नेटो जैसे संस्थान आके बैठे। नेटो में देखो वर्ल्ड के आज की डेट में 30 कंट्री हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया इज द लास्ट कंट्री, मोंटेनेग्रो जो 2017 में जुड़ी थी, नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में जुड़ी थी। तो ये दो लास्ट कंट्री हैं। और नेटो आज की डेट में ना एक डोमिनेंस अपनी क्रिएट कर रही है। भाई देखो सिंपल सी बात है, कल को पाकिस्तान नेटो का पार्ट बन जाए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इंडिया फिर तो कितना घबरा जाएगा, कुछ कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो? नेटो क्या है ना, अब ये प्रेशर बना रहे हैं वर्ल्ड की। जैसे पहले यूएसएसआर था, लोग डरते थे कि यार यूएसएसआर इतनी बड़ी संस्थान है, उसके अगेंस्ट में नेटो लाते हैं। यूएसएसआर तो चला गया, अब वो काम नेटो कर रहा है। नेटो इतना बड़ा बल्कि पावरफुल कंट्रीज का ग्रुप बन चुका है और इनके ट्रूप्स आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करने की बात करती हैं। तो कल को जो है वो किसी भी कंट्री को दबा सकती हैं, किसी भी कंट्री से पंगा हो तो उसको दबा सकती हैं। तो रशिया जो है ना वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है, कोई गलत नहीं है। और फिनलैंड और स्वीडन के जो अभी लीडर है ना, देखिए यहाँ पे कोलिशन सरकार है, दोनों जगहों पे कोलिशन सरकार है, फिनलैंड में भी और स्वीडन में भी। और ये जो सरकार है ना, ये कह सकते हो कि इनके जो लीडर है ना वो ज्यादा जो बाइडेन के करीब है, इंस्टेड ऑफ उनकी यहाँ पे जनता ये चाहती हो। ना ही इन्होंने रेफरेंडम कराया, ना ही जनता से पूछा, स्टिल ये जो है ये नेटो का पार्ट बन रहे हैं। और इवन अब केस तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि फिनलैंड में जो बॉर्डर के एरियाज पे जो लोग हैं ना वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं अंदर या बाहर जा रहे हैं,
क्योंकि उनको पता है कि रशिया अटैक कर सकता है। और ताज्जुब की बात नहीं कि रशिया अटैक कर दे, भाई कोई भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए चीज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर नेटो की सेना बैठेगी मतलब यूएस बैठा हुआ है, रशिया को तो डर लगेगा ही। सेम चीज रशिया को यूक्रेन के साथ था, और रशिया ने बहुत पहले से ये चीज कह रखी है, और पहले तक फिनलैंड स्वीडन जो है न्यूट्रल रहते थे, वो लोग नेटो वेटो को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। लेकिन अभी क्या हुआ ना, उनको बहाना मिला हुआ है कि रशिया ने यूक्रेन पे किया, कल को हमारे साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि रशिया कुछ नहीं कर रहा है फिनलैंड के साथ। बट अगर अब यहाँ पे फिनलैंड और स्वीडन अगर इस तरीके की चीज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि रशिया जो है वो अटैक भी कर सकता है फिनलैंड एंड स्वीडन के ऊपर। तो ये कुछ बेसिक मसला है एंड ये कहानी है, बाकी चीजें चलती रहेंगी, देखेंगे। आज का जो एडिटोरियल्स है इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे एक आर्टिकल आया है, ये अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। बाकी यहाँ पे सैटरडे में ग्राउंड जीरो आता है, कहानी आती है, इसमें एक कपल थे जो घर से फरार हो गए थे, और फिर बाद में कास्ट वास्ट के चक्कर में उनके परिवार ने जो है, लड़की के परिवार ने जो है लड़के को मार दिया। कहानी है, देख लेना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो हम बात करने वाले हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। इट इज एन एक्ट विच प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फ्रॉम द कट ऑफ डेट ऑफ 15 अगस्त 1947। ये एक्ट है, ऐसा कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जो भी सिचुएशन रही होगी वही सिचुएशन आगे भी रहेगी उस प्लेस ऑफ वर्शिप जगह की। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? ये मैंने आपको एक दिन और भी बताया हुआ है, थोड़ा सा और इसको डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं। अब इसमें देखो कुछ एग्जेम्पशन है। डिस्प्यूटेड साइट एट अयोध्या, वो इससे एग्जेम्प्ट करी गई थी इस एक्ट से। इसके अलावा इस एक्ट में और भी चीजें एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे कि एनी प्लेस ऑफ वर्शिप जो कि एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट है, और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958 के थ्रू कवर होती है, उस पर भी ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होगा। कोई भी ऐसा सूट जो डिस्पोज ऑफ हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है, तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया ये डिस्प्यूट जो है ये फाइनलाइज किया था कोर्ट ने, बट अब ये तो एप्लीकेबल ही नहीं, जो कि ये एक्ट कुछ और कहता है, ऐसा नहीं है। अगर किसी कोर्ट ने कोई मैटर सेटल कर दिया है तो वो माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा डिस्प्यूट या फिर कोई भी इस तरीके के कन्वर्जन जो हुआ है जो इस एक्ट से पहले कर दिया गया है और वो क्वेश्चन में है, तो भी चीजें जो हैं उस पर सुनी जा सकती हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। पेनल्टी देखो क्या है इसके एक्ट के थ्रू। सेक्शन 6 जो है इसकी पेनल्टी की बात करता है। द एक्ट प्रिस्क्राइब्स अ पनिशमेंट ऑफ मैक्सिमम 3 years इम्प्रिजमेंट अलॉन्ग विद अ फाइन फॉर कंट्रावेनिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। क्रिटिसिज्म क्या है? The law has been challenged on the grounds that it bars judicial review, which is a basic feature of our constitution, imposes an arbitrary, irrational, retrospective cutoff date, and abridges the right to religion of Hindus, Jain, Buddhist and Sikh, and of course Muslims also. सबका इसी में यहाँ पे जो है राइट टू रिलीजन का राइट भी रोकता है। क्यों रोकता है? देखो सिंपल सी बात है ना, कहा यह जा रहा है कि भैया कोई जगह है, अब कल को वहां पे कुछ मंदिर निकल जाए, कुछ मस्जिद का इंपॉर्टेंट चीज निकल जाए, वहां पे पहले कुछ और था, तो अब आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के समय पे जो उसकी स्थिति थी वही रहेगी, ऐसा एक्ट बोलता है। तो ये इसलिए क्रिटिसिज्म हो रहा है इसका। कुछ प्रोविजंस जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो सेक्शन 3 जो है इस प्रोविजन का वो बात करता है, in a full or part of place of worship of any religion denomination into a place of worship of a different religious denomination or even different segments of the same religious denomination। ये क्या है? दिस सेक्शन एक्ट बार्स द कन्वर्जन ऑफ दिस थिंग जो मैंने अभी पढ़ी है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 जो है वो क्या कहता है कि भैया 15 अगस्त 1947 में जो सिचुएशन रही थी दैट सिचुएशन शुड बी प्रिवेल आगे भी। सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? In says any suit or legal proceeding with respect to the conversion of the religious character of any place of existing on 15th August 1947 pending before any court in India shall abate and no fresh suit or legal proceeding shall be instituted। सेक्शन 5 क्या कहता है? ये राम जन्मभूमि के मामले को एग्जेम्प्ट करता है। सेक्शन 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 फोन्स टेस्टेड फॉर पेगासस स्पाईवेयर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो टेक्निकल कमेटी बनाई है जो ये जांच करेगी, क्या क्या जांच करेगी कि वेदर पेगासस वाज यूज्ड ऑन फोन्स और अदर डिवाइस ऑफ सिटीजन्स टू एक्सेस डेटा, या फिर किस किस लोगों पे पेगासस का यूज किया गया, विक्टिम्स ऑफ पेगासस। तीसरा जो है कि गवर्नमेंट ने अगर इसका यूज किया भी है तो कौन से कानून का फॉलो करते हुए किया है। और चौथा कि द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आफ्टर द रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड इन 2019 टू टैकल द इशू। तो ये 4 मामलों पे टेक्निकल टीम से सुप्रीम कोर्ट जो है वो जवाब मांगेगी, और समय थोड़ा सा और दे दिया है पैनल को कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। पेगासस क्या है? इट्स एन स्पाईवेयर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए
तो मैलवेयर होता है MALWARE, उसी का एक प्रकार होता है स्पाईवेयर, वो है ये पेगासस। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। इट्स एन मैलवेयर, और उसमें भी जो टाइप्स हैं उसमें स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मतलब जासूसी के काम में आता है भाई। ये ऐसा एक जासूसी का वायरस, सॉरी वायरस नहीं कहेंगे, स्पाईवेयर था, जिसमें आपको फोन उठाने की भी जरूरत नहीं, आपके फोन में मिस कॉल भी आएगा ना, इंस्टॉल हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया था? तो NSO ग्रुप, एक इजरायली बेस्ड एजेंसी है, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। वो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट को ये बेचती है विश्व में, ऐसे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारी कहानी है। ऐसा भी है कि सरकार के ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि सरकार ने इसका यूज करा है राहुल गांधी जी के ऊपर, प्रशांत किशोर के ऊपर और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर। तो इस तरीके के आरोप हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या ये सच्ची थे, क्या ये गलत हैं। विद टाइम चीजें सामने आ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट पैनल इंडिकेट्स तेलंगाना पुलिस। देखो एक 2019 का गैंगरेप मामला था, उसमें 4 लोग जो हैं वो फंसे थे, जिसमें 3 लोग जो हैं वो जुवेनाइल थे। तो मामला ये आया था कि वो लोग फरार होने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद पुलिस ने उनको मार दिया, जो कि एक नॉर्मल एनकाउंटर की कहानी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर इंक्वायरी बैठाई थी इस मामले के लिए, और उस कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि यार ये जो पुलिस ने कहानी बनाई है ना, ये फेक लग रही है, और ये जो है ना ये मारा गया है, सोचे समझे एक साजिश करी गई है पुलिस के द्वारा उन लोगों को मारने की। ठीक है, देखते हैं इस पे भी क्या होता है। FDI इनफ्लोज हाईएस्ट एवर एट $83.57 बिलियन। देखो FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, बाहर से कितना पैसा भारत में आ रहा है, तो इट इज हाईएस्ट एवर टिल नाउ $83.57 बिलियन। ठीक है, चलिए एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे लेकिन पता होना चाहिए, है ना। ज्ञानवापी केस सेंट टू डिस्ट्रिक्ट जज। हुआ क्या था, ज्ञानवापी केस में जो सिविल कोर्ट थी उसने फैसला दिया था कि भैया जहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस एरिया को सील कर दो। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, पर सुप्रीम कोर्ट ने अब ये भी कहा है कि मामला जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देखने दो, थोड़े से एक्सपीरियंस बंदे को देखने को मिलेगा, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से करेंगे सॉल्व। ठीक है, केस का नाम ध्यान रखना, कमिटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमान इंतजामिया मस्जिद वाराणसी वर्सेस राखी सिंह एंड अदर्स। ठीक है, तो ये जो केस था, इसी का पूरा ये बवाल जो है ये चला पड़ा हुआ है वाराणसी के अंदर। गवर्नमेंट टू रोल आउट टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट इन आर्मी। देखो बहुत ही एक अच्छी स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसमें 4 साल की जॉब है, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग है, 3.5 साल की आपके आसपास जॉब रहेगी आर्मी के अंदर। ये 2 कारणों से किया जा रहा है। पहला कि देखो आर्मी जो है ना उसमें जब बंदे हायर होते हैं तो फिर उनको बहुत लॉन्ग टर्म तक सुविधाएं मिलती हैं, पेंशन मिलती हैं, ये मिलती हैं। तो यहाँ पे 4 साल उनको जॉब पे रखेंगे, नए आपको रिक्रूट भी मिल जाएंगे, जवान भी मिल जाएंगे, और सैलरी भी उनको इक्वल दी जाएगी। लेकिन उसके बाद में जो फैसिलिटीज देनी होती है ना, वहां से आपको राहत मिलेगी, जिससे काफी सारा पैसा आर्मी का बचेगा। तो एक तो ये भी, और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ना लंबा समय तक आर्मी के साथ नहीं जुड़ना चाहते, नहीं कम समय के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ से काम कर सकते हैं। इवन सरकार कुछ ऐसा भी चला रही है कि जैसे 4 साल का कोई कोर्स होता है ना, उस तरीके से इनको सर्टिफिकेट भी दिया जाए जिसको वो अपने फ्यूचर जॉब्स में यूज कर सकें। और बिल्कुल जब कोई बंदा आर्मी से ट्रेन होके या आर्मी का होता है और उसको किसी और जॉब में, जैसे कि सिक्योरिटी एजेंसी का काम में वो जॉब कर सकते हैं, अपनी कंपनी खोल सकते हैं, या इस तरीके की बॉडीगार्ड वाले जो काम होते हैं वो कर सकते हैं, तो इन सब में वो सर्टिफिकेट का यूज भी मिल सकता है आगे। तो ये एक अच्छी चीज रहेगी। रशिया सेज नियरिंग फुल कंट्रोल ऑफ लुहानसक। तो लुहानसक एंड डोनेट्स्क वाले रीजन में जो लुहानसक है वहां पे रशिया फुल कंट्रोल तक पहुंचने वाला है, ऐसा रशिया के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, मस्क कॉल सेक्सुअल असॉल्ट क्लेम अनट्रू। एलन मस्क के ऊपर आरोप लगे थे कि भाई उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया था एरोप्लेन के अंदर अपने क्रू मेंबर के साथ, और फिर उन्होंने डील करके नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करके काफी सारा पैसा दे दिया। तो उसी पे एलन मस्क ने ट्वीट किया है कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया है, और जब तक कोई चीज प्रूफ ना हो तब तक बंदा इनोसेंट ही है, तो एलन मस्क ने ऐसा नहीं किया, यही मान के चलते हैं। तो ये भी आज का हमारा सेशन था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। मस्क कॉल सेक्सुअल असॉल्ट क्लेम अनट्रू, रशिया सेज नियरिंग फुल कंट्रोल ऑफ लुहानसक, गवर्नमेंट टू रोल आउट टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट इन आर्मी, ज्ञानवापी केस सेंट टू डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, FDI इनफ्लोज हाईएस्ट एवर एट 83.57 बिलियन, सुप्रीम कोर्ट पैनल इंडिकेट्स तेलंगाना पुलिस, 29 फोन टेस्टेड फॉर पेगासस स्पाईवेयर। फिर हमने काफी सारे प्रोविजंस देखे हैं किसके बारे में, वर्शिप एक्ट वाले में। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, अभी चर्चा में भी है तो इसीलिए। और अयोध्या वाले मामले में भी ये चर्चा में था, उसमें भी कहा जा रहा था कि भैया इस पे भी तो नियम लगना चाहिए, लेकिन ये एग्जेम्प्टेड है, प्रॉपर सेक्शन ही है, सेक्शन 5 है, ध्यान रखिएगा वो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। मैंने आपको ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया है, और विश्व के लिए ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है
इवन किसी भी कंट्री के लिए चीज़ अच्छी नहीं है, स्वीडन फिनलैंड के लिए खुद के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जबकि रशिया कुछ भी नहीं कर रहा है इनके साथ। रशिया कोई ऐसा थोड़ो इस मूड में थोड़ो कि उसे पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर में लेना है, कोई पुराना जमाना थोड़ा चल रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखो नेटो का जो है ना प्रिंसिपल सिंपल सेट है। अगर नेटो फिनलैंड नेटो का पार्ट रहेगा तो नेटो के मिलिट्री बेसेस यहाँ होंगे। रशिया नहीं चाहेगा। आप इसको इंडिया के एग्जाम्पल पे ले लो, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, पाकिस्तान अगर नेटो का पार्ट बन जाए और बॉर्डर पे भैया नेटो की फोर्स बैठने लग जाए तो इंडिया को कितना दिक्कत होगा? क्या हम करने देंगे ऐसा? नहीं ना। तो सेम इज गोइंग विथ रशिया। तो यहाँ पे ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं। और जहां तक बात करते हैं यूक्रेन की, जेलेंस्की की, तो देखिए वो कह रहे हैं कि मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा हूँ, मैं फाइट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो तरीका है ना, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है। आप एक युद्ध को अननेसेसरी बढ़ाए जा रहे हो। आप चाहो तो रशिया के साथ सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, जेलेंस्की वॉज स्टूडेंट फ्रॉम यूएस, तो वो वहीं से पढ़े थे, तो काफ़ी क्लोज हैं बाइडेन साहब के या फिर यूएस के। तो बिल्कुल उनकी बात सुन रहे हैं, हथियार ले रहे हैं, मामला को बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉब्लम है। रशिया यूक्रेन को भी समझाता रहा नेटो में मत जुड़ो मत जुड़ो मत जुड़ो, पर नहीं माने, तो हुआ वही। और अभी भी लोग बहुत सोच रहे हैं कि फिनलैंड स्वीडन के साथ तो क्या ही करेगा, रशिया ऑलरेडी वहाँ परेशान है। लेकिन रशिया जो है ना अभी बीस्ट मोड में ऑन है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिनलैंड और स्वीडन भी क्या चीज़ है। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।